अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट द कंपलसरी एरिया ऑफ FR1 जो कि आता ही आता है, सही है ना। तो सर IAS 33 अर्निंग पर शेयर, सही है सर। इसकी वेटेज जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हर दफ़ा जो है अपने जो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइक लास्ट 13 ईयर्स जो मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूँ इंपॉर्टेंट एरियाज़, सही है ना। जिस इंपॉर्टेंट एरियाज़ मकसद के जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो लॉन्ग में आ सकते हैं, सही है। क्योंकि आपको पता है ना कि आपका जो पेपर है वो उसमें जो है दो सेगमेंट्स के अंदर है। एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट बी है। सेगमेंट ए आपका सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस का है, और जो सेक्शन बी है दिस इज़ लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपके 15 से 20 मार्क का आ सकता है। तो आई पर्सनली फील कि IAS 33 जो है आना तो है, लाजमी है। ये इस दफ़ा जो है मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 मार्क का आ सकता है, ठीक है ना। अब सर IAS 33 EPS व्हाट इट इज़ अबाउट, सही है सर। इससे एक और लिंक जो स्टैंडर्ड है वो रेशोज़ का है, वो भी हम लोग जो है राइट आफ्टर EPS हम लोग देखेंगे। तो सर सब इधर फोकस हो के आप लोग बहुत गौर से सुने व्हाट इट इज़ अबाउट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत जूसी टॉपिक है। यानी एक दफ़ा तुम ये कर लो, ये असल में ये टॉपिक था CA फाइनल्स में, जब मैं CA फाइनल्स में पढ़ाता था, ठीक है ना। फिर ये FR2 में आया, फिर ये FR1 में आया, सही है। तो सर ये जो है क्या कहते हैं, एक दफ़ा तुम यहाँ पढ़ लोगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है फिर तुम्हें IAS 33 में EPS में कभी भी मसला नहीं होगा, सही है। तो सर आए स्टार्ट करते हैं कि सर ये EPS का टॉपिक है क्या, क्या चीज़ है, ये क्या बला है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो यार, याद रखो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो तो आपको पता है आपके 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही है। तो सर याद रखो जो आपके शुरू के 4 कंपोनेंट्स हैं उनका डेबिट या क्रेडिट का सिस्टम में हिट लगता है, डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास होती है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपके सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं होती। दीज आर जस्ट रेशोज, दीज आर जस्ट डिस्क्लोजर्स। आप अपने यूज़र को बताते हो कि भाई देखो हमारी ये इंफॉर्मेशन है, इसका सिस्टम से डेबिट क्रेडिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, सही है ना। तो IAS 33 इज़ वन ऑफ दोज स्टैंडर्ड, दिस इज़ ओनली डिस्क्लोजर बेस्ड, जिसमें आप अपने यूज़र को बता रहे होते हो कि भाई देखो ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, सही है। तो याद रखो IAS 33 इट्स अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड। इसके अंदर कोई डेबिट क्रेडिट तुम नहीं सीखोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम एक रेशो के हवाले से बता रहे होगे कि भाई हमारा रेशो इतना है। रेशो क्या होता है सर? परसेंटेज टर्म्स में आप बता रहे होते हो। सर क्या बता रहे होते हो? आप अपनी अर्निंग बता रहे होते हो। तो सर किस तरीके से बताते हो, क्या विजडम है, क्या लॉजिक है, आए हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमने एक बात सीखी कि सर IAS 33 इट्स अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, इसमें हम कोई डेबिट क्रेडिट नहीं सीखेंगे। अच्छा सर याद रखो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जब आप अकाउंटिंग करते हो, तो आपको पता है कि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? सर यूज़र्स के लिए कर रहे हो ना। आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट फॉर यूज़र्स। और यूज़र्स कौन कौन से होते हैं सर? आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके जो है लेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है फॉर टैक्स पर्पजेज़, आपके कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। दीज आर द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर मुझे आप एक बात बताओ, एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। लेट्स से एज एन इन्वेस्टर आपके पास 2 कंपनीज़ हैं, आपके पास पैसा बहुत है, अल्लाह ने आपको पैसा बहुत दिया है, सही है सर, अल्लाह ने आपको पैसा बहुत दिया है। अब आप जो है क्या कहते हैं, आप चाहते हो कि आप किसी कंपनी में पैसा लगाओ ताकि आपके पैसे जो है वो डबल हो, या पैसे आपके जो है एक आपको रिटर्न मिले। अब लेट से आपके पास जो है 2 कंपनीज़ हैं, एक है कंपनी A और एक है कंपनी B, सही है। अब सर आप क्या करोगे? आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे? आप उसकी अर्निंग्स देखोगे कि भाई ये कमाती कितना है, लॉस में तो नहीं है। अब सर मैं आपको बोलता हूँ एक कंपनी है, कंपनी A, अगर आप सिर्फ अर्निंग्स को देखो तो कंपनी A की अर्निंग्स है 1000 और कंपनी B की अर्निंग्स है 500। तो मुझे बताओ, अगर तो सिर्फ आप अर्निंग्स की बेसिस पर फैसला करने के लिए जाओ तो आप कौन सी कंपनी को बोलोगे? आप मुझे बताओ, अगर आपको बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो, सिर्फ अर्निंग्स की बेसिस पर अगर आपको डिसाइड करने को बोला जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, आप क्या बोलोगे? कौन सी कंपनी अच्छी है? आप कंपनी A बोलोगे। आप कंपनी A बोलोगे कि भाई कंपनी A 1000 रुपये कमा रही है, कंपनी B 500 रुपये कमा रही है, ऐसा ही है ना सर। मगर सर मैं अब आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सर हो सकता है कि कंपनी ए इतनी बड़ी हो कि जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है ना, जितना पैसा उतना ज्यादा रिटर्न। तो सर आप ये तो बताओगे कंपनी ए में लगे हुए कितने? हो सकता है कंपनी ए को करोड़ों रुपए दिए और वो उससे 1000 रुपए कमा रही हो, और कंपनी बी को 1000 रुपए दिए और वो उससे 500 रुपए कमा रही हो, तो अच्छी तो कंपनी बी भी। तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, जब भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो हम हमेशा रेशोज की बेसिस पर, याद रखो, जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो वो अमाउंट्स की बेसिस पर नहीं होती, वो रेशो की बेसिस पर होती है। अभी आपने कंपनी ए बोला ना अपेरेंटली, अब मैं आपको थोड़ी सी और फैक्ट्स बताता हूं तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। अज्यूम करो सर कंपनी ए जो है, कंपनी ए ने जो शेयर्स इशू किए हुए हैं, मतलब उसके पास जितने पैसे आए हुए हैं वो लेट से 700 शेयर्स इशू किए हैं। तुम समझ लो एक शेयर 1 रुपए का है, यानी कंपनी ए ने 700 रुपए लगा के 1000 रुपए कमाए। एक तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब यही है ना कि कंपनी को फाइनेंस इतना मिला है कंपनी ए को। तो अज्यूम कर रहा हूं एक शेयर 1 रुपए का है, तो कंपनी ए ने 700 रुपए के शेयर इशू किए और उसने 1000 रुपए कमाए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक शेयर पर 1000 डिवाइडेड बाई 700, इसने 1.43 रुपीस कमाए पर शेयर। इसके बरक्स कंपनी बी है, उसने 100 रुपए के शेयर इशू किए, मतलब कंपनी बी को 100 रुपए मिले शेयर इशू करके, और उसने 100 से 500 रुपए कमाए। अब अगर मैं पर शेयर की बेसिस पर बात करूं तो कंपनी बी ने 500 रुपए कमाए 100 रुपए लगा के, यानी हर शेयर पर कितने रुपए कमाए? 5 रुपया पर शेयर कमाए। अब मुझे बताओ सर कंपनी बी अच्छी है या कंपनी ए अच्छी है? सर योर डिसीजन वुड बी चेंज कि सर कंपनी बी अच्छी है, वो एक शेयर लगाकर 5 रुपए आपको दे रही है कमा के, यानी अगर आप 1 रुपया उसमें डालोगे तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। जबकि कंपनी ए में आप 1 रुपया डालोगे, 1 रुपए का शेयर खरीदोगे तो आपको 1.43 रुपीज मिलेंगे। तो सर ये जो आपको बता रहा है, ये जो एनालिसिस आपको जो आइटम बता रहा है, जो रेशो बता रहा है, दिस रेशो इज कॉल्ड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो सर याद रखो IAS 33 टॉक्स अबाउट हाउ यू आर टू कैलकुलेट ईपीएस। सही है ना सर? आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। सर IAS 33 टॉक्स अबाउट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या है सर? इट्स अ रेशो विच एक्चुअली टेल्स अस अबाउट कि कंपनी एक शेयर के एवज कितने रुपए कमा के दे रही है शेयर होल्डर को। हायर द ईपीएस बेटर वुड बी द कंपनी, लोअर द ईपीएस वर्स वुड बी द कंपनी। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर हम ईपीएस क्यों कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इन्वेस्टर कैन डिसाइड ऑन कि ये कंपनी कितना अच्छा कमा के दे रही है, कितने पैसों के एवज। सही है ना? अच्छा सर अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस। सर ईपीएस का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक कंपनी की जितनी अर्निंग्स है ना, जितना उसने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइडेड बाय जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कंपनी ने शेयर्स इशू करती है ना कंपनी। सही है? जैसे मारफानी लिमिटेड है, मारफानी ने शेयर्स इशू किए हैं, मैं सही है 50 लाख शेयर, अज्यूम कर रहा हूँ 1 रुपए का एक शेयर है, तो मारफानी लिमिटेड को 50 लाख रुपए मिले और उसके एवज उसने कमाया कितना। तो सर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको पता चल जाएगा उस कंपनी की ईपीएस। अब सर सवाल पैदा होता है कि सर ये अर्निंग्स क्या है? अर्निंग्स तो जो है आपकी सेल्स भी है जितना आपने माल बेचा है, अर्निंग्स तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अर्निंग्स तो आपकी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम, नेट प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग्स में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाता है, अर्निंग्स में तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आपकी अर्निंग्स है। तो सर ये अर्निंग्स कौन सी है? तो सर इसके ऊपर हमने नोट 1 पे बात करनी है, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि सर ये अर्निंग्स कौन सी हैं। अच्छा सर फिर बात हो जाती है नंबर ऑफ शेयर्स पे कि सर नंबर ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स भी सर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। तो सर ये कौन से शेयर्स हैं सर? ये कौन से शेयर्स हैं सर? अब सर शेयर्स के अंदर भी बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, बहुत सारे किस्म के शेयर्स होते हैं। तो सर ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से हैं? तो सर इसके ऊपर बाकायदा डिटेल में हमने इंसाइक्लोपीडिया खोलना है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है ना? तो हम सबसे पहले अर्निंग्स पे बात करेंगे कि सर ये अर्निंग्स कौन सी हैं, फिर हम नंबर ऑफ शेयर्स पे बात करेंगे कि ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से हैं। सही है? तो सर इस तरीके से हम लोगों का जो है ईपीएस का स्टैंडर्ड जो है वो कंक्लूड होगा। अच्छा सर हम लोगों ने बात कर ली सर के ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
अब सर हम नोट 1 पे बात करते हैं कि सर अर्निंग्स का मतलब क्या है, क्योंकि सर जब हम बात करते हैं अर्निंग्स जो है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आती है। तो सर जब आप अर्निंग्स बोलते हैं कि ईपीएस के लिए हम अर्निंग्स कौन सी लेंगे, तो सर क्या हम इस सेल्स को लें, सेल्स भी अर्निंग्स है, या सर इस ग्रॉस प्रॉफिट को लें, ये भी एक तरीके से अर्निंग्स हैं, या सर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर इनकम जो है वो नेट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स लें, ये भी अर्निंग है, या सर टैक्स एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें, ये भी अर्निंग्स है, या सर फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सही है, जो अदर देन पीएनएल होती है, जैसे सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी, सर उसको जो है सम करके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लें ईपीएस के लिए। सर अर्निंग्स कौन सी कहलाएंगी? सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएस, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपकी जो अर्निंग्स हैं ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सी हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है सर। स्टैंडर्ड लफ्ज यूज करता है अर्निंग्स आर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब सिर्फ एक सिनेरियो के अलावा वो मैं अभी बात करूंगा, याद रखो, फॉर द सेक ऑफ ईपीएस आपकी अर्निंग्स कौन सी होंगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक सिनेरियो है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर कोई डिविडेंड होता है तो वो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होता है। अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, फॉर ईपीएस पर्पजेज, अर्निंग्स वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि सर ईपीएस के लिए कौन सी अर्निंग्स होती हैं, आप बोलेंगे कि सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जिसको हम आम फहम जबान में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में जब भी आपको जो है बहुत बड़ा पीएनएल दिया गया हो तो और ईपीएस निकालने के लिए बोला जाए तो आप कौन सी अर्निंग्स लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेंगे। सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उसका क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना याद रखें। तो सर मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, अभी आपने बात की, सर आपने अभी बात की कि सर ईपीएस के लिए जो फॉर्मूला है वो है न्यूमिनेटर में अर्निंग्स रखते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, तो सर आपके पास जो है ईपीएस आ जाता है। अब सर अर्निंग्स के लिए आपने बताया कि सर अर्निंग्स स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने लेनी है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जिसको सर आपने हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर दी कि सर पीएनएल में जो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है आप उसी को ही ले लो, तो यही प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहलाता है, सिवाय एक चीज़ के। सही है ना। अगर तो सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उसके अंदर कुछ मॉडलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो सर आए हम जल्दी से बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स पे। मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। सर ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सर अर्निंग्स जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगी ईपीएस के लिए। एक सिनेरियो है जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अर्निंग्स नहीं होती, सही है, वो फिर आपने उसमें से कुछ माइनस करना होता है, तब जाके आप जो है ईपीएस के लिए अर्निंग्स निकालते हैं। सर जल्दी से मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। सर याद रखें, जब भी कंपनी को फाइनेंसिंग चाहिए होती है तो दो किस्म के शेयर्स होते हैं जो कंपनी दो तरीक़ों से शेयर्स इशू कर सकती है। या तो कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगी या तो फिर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। सर ऑर्डिनरी शेयर्स जो कंपनी इशू करती है, याद रखो, वो कहलाती है इक्विटी, और इक्विटी पर जो भी कंपनी रिटर्न देती है अपने इन्वेस्टर को वो कहलाता है डिविडेंड, और डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, सही है ना सर। इसी तरीके से सर बाज़ औक़ात कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है अगर कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। अब सर प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के हो सकते हैं, या तो रिडीमेबल होंगे या इररिडीमेबल होंगे। सर रिडीमेबल और इररिडीमेबल में फ़र्क क्या होता है? सर वो शेयर्स जो कंपनी को जो है जिसके अगेंस्ट पैसे मिले, कंपनी को पैसे वापस देने पड़े। लेट्स से मारफानी लिमिटेड है, मारफानी लिमिटेड को 50 लाख की ज़रूरत थी, मारफानी लिमिटेड ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मारफानी लिमिटेड को ये 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्टर को वापस देने होंगे, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं रिडीमेबल। और अगर तो मारफानी लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और अगर तो वो मारफानी लिमिटेड को उसके एवज पैसे बाद में वापस नहीं देने, कभी भी रिडीम नहीं करने, तो दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर। सर रिडीमेबल या इररिडीमेबल में फ़र्क क्या होता है? तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो है पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, मैं एक दफ़ा वापस बता दूँ। याद रखो जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड इक्विटी, दीज आर कॉल्ड इक्विटी, और इनका वही ट्रीटमेंट होता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स का होता है, इनका वही ट्रीटमेंट होता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स का होता है।
सही है सर। अब सर याद रखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं दे आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी, और उन पर जो रिटर्न दिया जाता है, उन पर जो रिटर्न दिया जाता है इन्वेस्टर को, वो कहलाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। और आपको पता है कि जो भी एक्सपेंस होता है वो कहाँ से चार्ज होता है, पीएनएल में चार्ज होता है। याद रखो इक्विटी पर जो भी इन्वेस्टर को दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, और डिविडेंड रिटेन अर्निंग से दिया जाता है, जबकि लायबिलिटी पर जो भी रिटर्न दिया जाता है इन्वेस्टर को, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, और वो पीएनएल से दिया जाता है। ठीक है सर। तो सर याद रखें ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होते हैं, तभी वो इक्विटी कहलाते हैं। उन पर जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड कहलाता है, और वो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स अगर तो इरिडीमेबल होते हैं तो वो इक्विटी कहलाते हैं, और उनका वही ट्रीटमेंट होता है जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले डिविडेंड का होता है। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न दिया जाता है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, और वो पीएनएल से दिया जाता है। विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड याद रखो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ईपीएस के लिए जो अर्निंग्स रिलेवेंट होती हैं वो कौन सी रिलेवेंट होती हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। याद है ना, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब सर मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया कि सर नॉर्मली प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कब नहीं होगा? सर उस वक्त नहीं होगा जब कंपनी ने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे, क्योंकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर जो भी डिविडेंड होगा वो रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों का भी डिविडेंड शामिल होगा। तो सर याद रखो सवाल में देख लेना कि अगर तो कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उनका डिविडेंड माइनस कर देना। अच्छा सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वालों का डिविडेंड माइनस करने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाता है, अभी ऊपर पड़ा, और वो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईपीएस पर्पसेस के लिए जब भी अर्निंग्स निकालनी हो तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे, बट सवाल में एक दफा देख लेना अगर तो कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसके ऊपर डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देना टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है कि सर ईपीएस के लिए जो अर्निंग्स हैं दैट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट अगर सवाल में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उसके ऊपर जो डिविडेंड होगा आप वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर लोगे, सो दैट यू कैन अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इफ देयर इज एनी सर in the year ended 31st दिसंबर, हम एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। असल में ये नोटेशन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, चलें इट्स गुड नाउ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 करते हैं, देन वी शैल मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। इन द ईयर एंडेड 31st दिसंबर एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹15 million। एंटिटी जी हैड 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 million। सर 5% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है सर? ये उसके ऊपर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट का रेट है ना, ये उसके हवाले से बात कर रहा है, सही है। अच्छा सर, और द प्रेफरेंस शेयर्स आर इरिडीमेबल। द पॉइंट वी अंडरस्टूड कि सर ये इरिडीमेबल है, तो हमें पता चल गया सर हमने ये देखा कि ये इरिडीमेबल है, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन खटका कि सर ये इक्विटी है और उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इसका डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होगा। तो हमें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए इसका डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आए सर, अब ये बोलता है एंटिटी जी हैड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 million इन इशू थ्रू आउट द ईयर। हमें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स निकालना है और ईपीएस निकालना है। अच्छा सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 15 million। सर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसके ऊपर क्या डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ। तो सर हम माइनस करेंगे। सर कैसे माइनस करेंगे? देखें सर, 5 million जो है वो आपका प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसके ऊपर 5% का आप डिविडेंड देंगे तो 0.25 का डिविडेंड हो गया।
तो सर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपका जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है वो हो गया 14.75 मिलियन। अब सर ईपीएस निकाल लेते हैं। सर 14.75 मिलियन अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर 100 मिलियन का टोटल रुपीस शेयर कैपिटल था, डिवाइडेड बाई एक शेयर 10 रुपये का था, तो अगर मैं 100 को डिवाइडेड बाई 10 करूँ तो ये 10 मिलियन आ गया। तो सर मेरे पास ईपीएस कितनी आ गई 1.475। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर डिविडेंड होगा तो सर आप ईपीएस पर्पसेस के लिए अर्निंग्स निकालने के लिए उसका डिविडेंड माइनस करेंगे। सर एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं जल्दी से। redeemable preference shares. In the year ended 31st December year 1, entity G made profit after tax from continuing operations of rupees 82 million. Entity G had 1012% preference shares of rupees 10 each in issue. Preference shares are redeemable. The point हमने देखा ये redeemable है तो हमारे दिमाग में फ़ौरन खटका ये तो लाइबिलिटी है, इसके ऊपर जो भी रिटर्न होगा वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, तो हमें दोबारा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सही है ना सर। ऑर्डिनरी शेयर्स 50 मिलियन है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 5। सब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 82 मिलियन। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड जो हैं उसका जो डिविडेंड है वो माइनस करेंगे, नहीं सर नहीं करेंगे क्योंकि ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा। सर अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आपकी आ गई 82। अब 82 को हमने डिवाइड कर दिया 5 मिलियन से। सर शेयर कैपिटल तो 50 मिलियन रुपीज़ दिया हुआ है मेरा बच्चा, वो इन रुपीज़ है और फार्मूला जो है नंबर ऑफ़ शेयर्स बोलता है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए 50 को तकसीम कर दिया 10 से, तो सर आपकी ईपीएस कितनी आ गई 16.4। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि सर किस तरीके से जो है रिडीमेबल और इररिडीमेबल का आपने ट्रीटमेंट करना है। देता हूँ सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2016। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है 150 मिलियन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो है 15 मिलियन। डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 25 मिलियन। डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 42 मिलियन। डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर है 42 मिलियन। इसी तरीके से सर जो है क्या कहते हैं आपका नंबर ऑफ़ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 20, नंबर ऑफ़ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 2, नंबर ऑफ़ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू हैं 4। तो सर ईपीएस कैसे निकलेगा? अच्छा सर ईपीएस के लिए सबसे पहले हम अर्निंग्स यहाँ निकाल लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। अर्निंग्स के लिए आपका फार्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर क्या कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड है? जी सर ये रहा। डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपका कितना है सर? वो आपका आ गया 42। तो सर अर्निंग्स कितनी आ रही हैं आपकी 108। ऐसा ही है सर। अब सर ये जो अर्निंग्स हैं ये कौन सी हैं? सर ये है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सर न्यूमिनेटर में भी आपका डिनोमिनेटर में भी कौन सा आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कितने हैं सर? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स सर आपके कितने आ रहे हैं? सर वो हैं आपका 20। तो सर 108 डिवाइडेड बाई 20 तो कितनी आ रही है ईपीएस 5.4। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सर ये एक क्वेश्चन आया है बच्चे का कि सर आपने जो है अर्निंग्स के अंदर आपने जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस क्यों किया? सर क्योंकि हमें चाहिए था प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वो प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है। तो सर आपने डिविडेंड और ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों नहीं माइनस किया? अरे भाई वो भी तो उस प्रॉफिट का हिस्सा ही है ना, वो भी तो उस प्रॉफिट का हिस्सा है। हमें तो ये दिखाना है कि कितना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जाना है, तो वो डिविडेंड भी तो उसी प्रॉफिट में से जाएगा ना, तो इसलिए मैंने डिविडेंड और ऑर्डिनरी शेयर्स माइनस क्यों नहीं किया। अच्छा दूसरा सवाल कि सर आपने जो है डिनोमिनेटर में ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों लिए? तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, जब अर्निंग्स तुम जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ले रहे हो तो डोंट यू थिंक कि हमें जो है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखने हैं वो भी ऑर्डिनरी लगने? भाई लॉजिकली सोचो ना, अगर ऊपर तुमने सेब रखा है न्यूमिनेटर में तो नीचे केला और सेब तो नहीं रख सकते ना, सही है ना? लाइक टू लाइक को कंपेयर करोगे ना। जब तुमने अर्निंग्स ऊपर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रखी है तो नीचे भी ऑर्डिनरी शेयर्स ही रखोगे ना, प्रेफरेंस तो नहीं रखोगे। प्रेफरेंस का तो जो भी था वो तुमने हटा दिया। नहीं समझे मेरी बात? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर मैंने डिनोमिनेटर में ऑर्डिनरी शेयर्स के नंबर्स क्यों रखे।
क्योंकि न्यूमिनेटर में मैं उनकी अर्निंग्स रख रहा हूँ, और यही फार्मूला ईपीएस का। सर अब हम बात करते हैं सर, हमने सबसे पहले बात की कि सर IAS 33 का मकसद क्या था। इट्स एक्चुअली अ डेबिट और क्रेडिट स्टैंडर्ड, और या फिर जो है इट्स अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड। तो हमने बात की कि सर जो है इट्स ओनली अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, जिसमें आप जो है क्या कहते हैं यूज़र्स को बता रहे होते हो कि जो है भाई कंपनी की जो है अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, कितने शेयर्स के एवज कंपनी कितना जो है शेयर होल्डर्स को कमा के दे रही है, अर्न करके दे रही है। फिर हमने जो है ईपीएस का फार्मूला देखा, उसकी मॉडलिटीज़ देखी कि सर न्यूमिनेटर जो है उसमें जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स कौन सी अर्निंग्स हैं। तो हमने देखा कि सर अर्निंग्स का मतलब है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो मैंने इसके ऊपर आपको एक टिप फॉर लाइफ बाई हसन मारफानी दी कि सर जो है आप जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर अर्निंग्स। अलबत्ता अगर कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड है तो वो आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। और उसके ऊपर हमने जो है एक दो एग्जांपल्स भी की सो दैट वी कैन क्लैरिफाई आवर कॉन्सेप्ट्स कि सर किस तरीके से जो है आपने अर्निंग्स निकालनी है। अच्छा सर, अब हम एक और मॉडलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि सर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स की फर्दर बाइफर्केशंस हो सकती हैं। एक तो प्रेफरेंस शेयर की बाइफर्केशन है विद रिस्पेक्ट टू रिडीमेबिलिटी, सही है कि द प्रेफरेंस शेयर्स कुड बी रिडीमेबल और कुड बी इरिडीमेबल। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के हो सकते हैं सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? आसान सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की। लेट्स से मारफानी लिमिटेड है, ठीक है। मारफानी लिमिटेड ने जो है 10% के हिसाब से 10 मिलियन जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो है रुपीज़ के 10 मिलियन रुपीज़ के 10% के इंटरेस्ट पे या डिविडेंड पे इशू किए। अब सर याद रखो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के ना, बाकायदा लिखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और जो आपका टर्म्स एंड अरेंजमेंट होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव नेचर के या नॉन क्यूमुलेटिव के। तो सर 10 मिलियन रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं मारफानी लिमिटेड ने 10% पे। 10% का मतलब उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं ना, तो याद रखो अगर किसी साल मारफानी लिमिटेड ड्यू टू एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल लॉस हो गया या मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन थी, डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा अगले सालों में। से मारफानी लिमिटेड ने पहले साल का डिविडेंड नहीं दिया 10 मिलियन इंटू 10%, लेट्स से 1 मिलियन। तो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो अगले साल जब ईयर 2 आएगा तो मारफानी लिमिटेड वुड बी सपोज कि वो पिछले साल का मतलब ईयर 1 का और ईयर 2 का दोनों का मिला के दे ईयर 2 में। अगर लेट्स से मारफानी लिमिटेड ने ईयर 2 में भी नहीं दिया और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ईयर 3 में ईयर 1 और ईयर 2 का मिला के ईयर 3 में मिलेगा। अच्छा, इसके बरक्स अगर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो सर याद रखो जिस साल अनाउंस नहीं हुआ उस साल लैप्स हो जाएगा। अगर ईयर 1 में मारफानी लिमिटेड ने नहीं दिया इसी सिनेरियो में, तो फिर ईयर 2 में ईयर 1 का देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईयर 2 का देना पड़ेगा। ईयर 2 में नहीं दिया तो वो लैप्स कर गया, ईयर 3 में फिर ईयर 3 का दो अगर देते हो तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब एज द नेम सजेस्ट द डिविडेंड गेट्स क्यूमुलेटेड इफ इट इज़ नॉट पेड, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है द डिविडेंड गेट्स लैप्स्ड इफ इन एनी पीरियड इट इज़ नॉट पेड। सर ये तो आपने मतलब समझा दिया। सर ईपीएस के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये बता दें। सर याद रखें ईपीएस के लिए आसान सी टिप दे रहा हूँ कि सर अगर तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो याद रखना डिविडेंड अनाउंस हो या नहीं हो आपने ईपीएस में उसको अकाउंट फॉर करना है। मतलब अगर तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सही है ना, इरिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो डिविडेंड अनाउंस हो या नहीं हो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उसे माइनस करना है टू अराइव एट अर्निंग्स फॉर द सेक ऑफ ईपीएस। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त माइनस करोगे जबकि वो अनाउंस में हो। अगर तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसी साल में अनाउंस नहीं हुए हैं तो आप उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस नहीं करोगे, उसे इग्नोर करोगे। अच्छा सर, इधर एक टिप दे रहा हूं, बहुत अहम चीज बता रहा हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सर अगर क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं फिर क्या करेंगे? सर याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस होता है, रिडीमेबल का कुछ भी नहीं होता। तो याद रखो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव में ट्रीटमेंट तुमने उस वक्त जाना है जब तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल हो। अगर तो रिडीमेबल हैं तो क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लायबिलिटी पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होके आता है ना, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता ही उस वक्त है जब इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ हो। तो याद रखो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव के ऊपर तुमने उस वक्त जाना है जब प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल हो। अगर रिडीमेबल है तो ये बात ही इग्नोर हो गई ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुए होते हैं। सही है? तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर जब भी प्रेफरेंस शेयर का सिनेरियो आए तो अर्निंग्स निकालने के लिए फॉर द सेक ऑफ ईपीएस आपने स्टेप नंबर 1 देखना है वो रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। अगर तो वो रिडीमेबल है तो इग्नोर मारो, अगर इररिडीमेबल है तो देखो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। सर अगर तो क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो या नहीं हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दो टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स फॉर द सेक ऑफ ईपीएस। और अगर तो वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल है, तो तुम देखो कि सर वो अनाउंस हुए या नहीं हुए। अगर अनाउंस हुए हैं तो माइनस कर दो, अगर अनाउंस नहीं हुए तो इग्नोर कर दो। दैट्स हाउ यू शैल प्रोसीड। सो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फ़र्क होता है एंड हाउ वी आर टू ट्रीट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस, वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग्स फॉर द सेक ऑफ ईपीएस। Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Let's have a quick look at this illustration. Preference shares and preference equity versus liability. A company has 10,000 ordinary shares and 10,000 10% rupees 2 preference shares in issue throughout 2002. The profit after tax was 100,000 in 2002. सही है? Calculate the basic earnings in 2002 assuming that the preference shares are. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हम केसेस बना लेते हैं ए बी सी डी ई। अच्छा, मैं रुपीज़ इन थाउजेंड प्ले कर रहा हूँ। सही है सर? हमें जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है रुपीज़ इन थाउजेंड प्ले कर रहा हूँ मैं। सही है सर? अच्छा सर, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें जो है प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस करना है या नहीं करना। उसके ऊपर जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, उसके ऊपर जो डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर हम देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड बनता कितने का है। सबसे पहले तो हम ये देख लेना सर, देखें 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये का एक है, तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? टोटल 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और सर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 10%। तो सर ये आपका आ गया डिविडेंड 2,000 रुपये। 2,000 का डिविडेंड है। नाउ वी आर टू डिसाइड कि इस 2,000 को हम माइनस करेंगे या नहीं करेंगे। काफ़ी बच्चों ने जो है 10,000 के ऊपर 10% लगा दिया। अरे भाई इन रुपीज़ लेते हैं ना, डिविडेंड जो है वो तो अमाउंट पे लगता है, नंबर पे थोड़ी लगता है। बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था कि डिविडेंड जो है उसका रेट अमाउंट पे लगता है। तो सर पहले केस के अंदर नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सर सबसे पहले हमने देखा था, हमने देखना है इररिडीमेबल है। जी बिल्कुल है। नॉन क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हुआ है। जी सर अनाउंस हुआ है, तो सर माइनस कर दें। बिल्कुल माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ये कितना आ गया सर? 100 माइनस 2 98। बल्कि मैं यहीं लिख देता हूँ 98। नॉन क्यूमुलेटिव बी कर लेते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। तो सर नॉन रिडीमेबल है तो हमने देखा नॉन क्यूमुलेटिव है और डिक्लेयर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो सर आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 100 ही आया। इसके बाद सर सी में क्यूमुलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है एंड डिविडेंड इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। चूँकि नॉन रिडीमेबल है तो हमने देखा आगे बढ़े क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव के अंदर अनाउंस हो या नहीं हो हमने माइनस करना ही करना है 98। सी में सर, सी में आपका जो है क्यूमुलेटिव है, डी में क्यूमुलेटिव है और रिडीमेबल है एंड द डिविडेंड। जहाँ हमने देखा रिडीमेबल है तो हमने बोला सोचना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है, रिडीमेबल तो इग्नोर। ई में भी रिडीमेबल है और क्यूमुलेटिव है। सर क्यूमुलेटिव तो बाद में आता है, चूँकि रिडीमेबल है तो इग्नोर करो क्योंकि ये लायबिलिटी होती है।
और लाइबिलिटी के ऊपर जो भी एक्सपेंस वगैरह होता है वो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ होता है। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है कि जो है, चलो अब तो पता चल गया ना। आई एम श्योर सी मीन्स करेंसी यूनिट। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर आज हम लोगों ने IAS 33 का जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें सर हम लोगों ने देखा कि सर वाई देयर इज़ अ नीड फॉर अर्निंग पर शेयर। तो फिर हमने देखा कि सर IAS 33 इट्स ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। आप बताते हो कि यूज़र को कि भाई कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर कितनी है। सही है सर। EPS का फार्मूला क्या होता है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो इधर एक सवाल आया कि सर अर्निंग्स कौन सी अर्निंग्स? तो हमने बात की कि सर ये अर्निंग्स जो हैं फॉर द सेक ऑफ EPS दीज आर दोज अर्निंग्स विच आर एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स। फिर सर हमने इसके ऊपर मॉडलिटीज़ देखी कि भाई जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स तो सर ये कौन सा प्रॉफिट होता है? तो हमने बात की कि सर आम फहम ज़बान में दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अलबत्ता अगर तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड है तो आपने उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देना होता है टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स। फिर उसके ऊपर हमने एक दो इलस्ट्रेशंस की। फिर हमने बात की कि सर देखें बाज़ों का जो है ना रिडीमेबल और इररिडीमेबल के बाद क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की भी बाइफर्केशन होती है। तो हमने देखा कि सर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, होता क्या है क्यूमुलेटिव? सर क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि इफ़ the dividend is not paid in any year so it gets accumulated in the coming years. Non cumulative, if the dividend is not paid in any period so it gets lapsed. सही है ना, it doesn't carry it forward in the next periods. With respect to EPS, how we are going to treat the cumulative preference shares or non-cumulative? First we need to look out whether the preference share is of redeemable nature or irredeemable nature. Sir, if it's of redeemable nature, we just need to disregard this cumulative और non-cumulative वाला Pandora box. सर अगर तो ये इररिडीमेबल है तो हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो या ना हो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देना है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर तो अनाउंस हुआ है तो ही आपने माइनस करना है, सही है, वरना आपने इग्नोर कर देना है। तो सर अल्लाह का शुक्र है हमने EPS में जो न्यूमिनेटर वाला एरिया था उस पर हमने बात कर ली है। अब सर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो हमारी सेकंड क्लास होगी प्रोबेबली इट वुड बी टुमारो, यू पीपल वुड बी नोटिफाइड अबाउट दैट। सही है ना सर? तो उसमें हम लोग देख लेंगे, मैं सारे के सारे हैंडआउट्स वगैरह सब आपसे शेयर कर लूँगा। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है प्रीमियम क्वालिटी का, आई एम गोना शेयर दैट विद यू विद इन नेक्स्ट आवर और कपल ऑफ आवर्स और सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।